फिनॉल जो है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ये वाली सीरीज इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो फिनॉल के बारे में देखिए, इसमें से बहुत क्वेश्चन आज तक बने हैं। चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई नीट, कोई भी कंपटीशन उठा लीजिए, इसमें से काफी नेम्ड रिएक्शन, जैसे नाम सुना होगा आपने, रीमर टाइमन रिएक्शन, कोलवे श्मिट रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर, नेम्ड रिएक्शन। तो आज हम इसकी प्रिपरेशन आपको सबसे पहले पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, फिनॉल है, इसका एक और नाम है कार्बोलिक एसिड, और इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी रंगीन। बता दे रहा हूं, फिर भी जरूरत नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए। तो इसका अगर हम लैब प्रिपरेशन की बात करें तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाया जाता है। इसका आप क्या करोगे, वाटर पे रिएक्शन करा दिए। तो आपने सुना है डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो कौन सा रिएक्शन देता है, दो टाइप के, एक होता है रिप्लेसमेंट और एक होता है कपलिंग। ये रिप्लेसमेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। चाहो तो वाटर को आप ब्रेक करके ऐसे लिखिए, HCl लेके अलग हो जाता है, तो बचा क्या, OH, वो लगा दिए। इस प्रकार से फिनॉल बनती है। लिख लीजिए, लिख लिए। अब इसकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग देखें तो पहला है डाउट प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करती, ये क्लोरोबेंजीन है, आपने इसका रिएक्शन 10% NaOH पे करवा दिया। लिख लीजिए, लिख लिए। टेम्परेचर याद है तो अच्छा है, नहीं तो डेल्टा बनाया ना, या हाई टेम्परेचर लेते। तो ये टेम्परेचर प्रेशर ले लिया आपने, क्या होगा, प्लस माइनस। देखो, इसमें भी OH अटैक कर रहा था, इसमें भी OH मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक एटम हटेगा, दूसरा लग जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो करा दीजिए रिएक्शन, तो ये फिनॉल बनता है। ये कहलाता है डाउ प्रोसेस। ये ध्यान रखना विशेष रूप से कि ये 10% ही दिया जाता है, ठीक है। कई जगहों पे क्या कर देते हैं कि पहले यहां से HCl बाहर निकाल देंगे, ONA लगा देंगे, फिर उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे। उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप चाहें तो क्लोरोबेंजीन का स्टीम पे रिएक्शन करा दें। नेक्स्ट लिखिए, तो सेकंड मैन्युफैक्चरिंग है कि क्लोरोबेंजीन में NaOH के संग की बजाय तो स्टीम का रिएक्शन करा दें। हीट करिए, इसमें जो कॉपर सॉल्ट है ये एज ए कैटेलिस्ट काम करता है। तो होना तो वही है, आप जानते ही क्या होना, ये बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको इन दोनों में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, सिमेट्री है पूरी की पूरी। इसमें NaCl निकला, OH लग गया, इसमें HCl निकला, OH लग गया। तो ये दोनों जो आप पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत सारा बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। लिख लो। इसी में एक और देखिएगा, वो ये है
कि अगर आपको यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड दे दिया जाए, ये बेंजीन के सल्फोनेशन से बनता, आपको मालूम ही, इसका रिएक्शन आपने NaOH पे करवा दिया। देखिए ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब एसिड का रिएक्शन बेस पे करवाओगे तो आप जानते हो वाटर निकल जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा। नाम क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका फर्दर NaOH पे रिएक्शन करवा दो, फिर यही होगा, यहां से Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बाहर निकल गया, क्योंकि अटैक किसने करना है आप जानते ही हो, न्यूक्लियोफिलिक। तो ये बन जाएगा फाइनली फिनॉल। लिख लिए। चलिए एक प्रिपरेशन ये भी है, अदर प्रिपरेशन में लिख लो, ये तो मैन्युफैक्चरिंग थी, कि क्यूमीन से कैसे बनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इससे कैसे बनाएंगे आप फिनॉल, तो यहां बना के दिखाते हैं आप। तो देखिए आइसोप्रोपाइल, आप जानते हो आइसो ग्रुप ये कहलाता है, तो आप इसके ऊपर ये लगा दें, है ना, C के ऊपर 2 CH3, C के ऊपर 2 CH3, इसका नाम है क्यूमीन, कॉमन नेम। वैसे इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। इसका आप एयर पे रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, ये वाला जो H है इसके संग अटैच हो जाएगा, तो ये 2 CH3 तो वैसे ही लिखे रहेंगे। ये जो O2 है ये H के संग अटैच हो जाएगा, तो यहां थोड़ी जगह देने, तो ये जो O सिंगल बॉन्ड O है, आप जानते हो इसको परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, पढ़ा है आपने रेडॉक्स में, है ना, ये बन गया। ये होता है अनस्टेबल, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये इसमें से कीटोन बाहर निकल जाती है। तो जब एसीटोन बाहर निकल जाएगी तो बताइए, ये बाहर निकल गया तो बचा क्या इसके संग OH, फिनॉल बन गई। तो क्यूमीन से फिनॉल ऐसे बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। ये हो गई प्रिपरेशन। एक प्रिपरेशन लास्ट और देखिएगा, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये है सैलिसाइक्लिक एसिड। आपने क्या करा, इसका सोडा लाइम पे रिएक्शन करा, इसके मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं, और ये जो होता है डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट होता है, इसका काम है CO2 निकाल देना, तो यहां से CO2 बाहर निकल जाती है। अब सोचिए बचेगा क्या, फिनॉल। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी काम आएगा, कि सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बनाई तो सोडा लाइम का रिएक्शन करा दी। लिख ली। तो ये सब हम जो पढ़ रहे थे ये फिनॉल की प्रिपरेशन थी।
अब हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे। लिखें, तो लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहली बात तो ये ध्यान रख लें, इट इज कलरलेस सॉलिड। दूसरा, इट्स कलर चेंजेस इसका कलर चेंज हो जाता है टू ब्राउनिश रेड ऑन एक्सपोजर टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्सपोजर टू लाइट एंड एयर। मतलब लाइट और एयर में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी फिनॉल और ये हो जाएगी ब्राउनिश रेड, वैसे कलरलेस होती है। तीसरा, कोरोसिव इन नेचर, इसका नेचर कोरोसिव होता है, ये आप जानते हैं। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो लर्न करनी पड़ेगी। मेन जो है वो प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यही जो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई फिनॉल जो है ऑक्सीडेशन में भी 3 रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे। पहला सनलाइट और एयर, इसमें क्या होगा। तो देखिए फिनॉल जो है, अगर आप इसका रिएक्शन एयर और सनलाइट पे करवा दें तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बनाएगा फिनोक्यूनोन। आमने सामने है तो पैरा लिख सकते हैं, तो यहां लिख लो, ये क्या बन जाएगा, इसका नाम है पैरा बेंजोक्यूनोन। ये ये क्या करता है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। यहां बता रहा हूं, ये जो बना है पैरा बेंजोक्यूनोन, मैंने ऐसे लिख दिया, ये फिनॉल के और मॉलिक्यूल के संग जुड़कर ये 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल हैं, इनके संग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। इसको कहते हैं फिनोक्यूनोन। इसी की वजह से ब्राउनिश रेड कलर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखना कि फिनॉल वैसे तो कलरलेस है लेकिन सनलाइट और एयर में ब्राउनिश रेड हो जाती है, क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो पहले बनता है पैरा बेंजोक्यूनोन, जो फिनॉल के संग फर्दर कौन सा बॉन्ड बना लेता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है फिनोक्यूनोन। इसी की वजह से ब्राउनिश रेड कलर आता है। लिख लीजिए, समझ में आ गया आपके पहला ऑक्सीडेशन। दूसरा ऑक्सीडेशन होता है, ये दूसरा होता है वे एल्कलाइन K2S2O8, इसको पोटेशियम पर सल्फेट कहते हैं, पोटेशियम पर सल्फेट। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, याद रखने पड़ेंगे। ये फिनॉल है, आपने इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया किसकी प्रेजेंस में, एल्कलाइन ले लिया आपने, संग में NaOH और मिला दिया इसके संग, तो क्या बना देता है, ये बनाता है
ऑक्सीजन यहां अटैच हो गया, H तो था ही पहले से, तो इसको कहते हैं क्यूनॉल, कॉमन में। वैसे ये दोनों आमने सामने हैं तो इसको पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। कॉमन नेम इसका क्यूनॉल होता है। तो ये दूसरे प्रकार का ऑक्सीडेशन। अब आपको थर्ड बताता हूं, 3 प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है। ये फिनॉल, आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया और ले लिया एल्कलाइन केमनोफोर। आप सब जानते हैं बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसे यहां से काट देता है और ये बनता है टार्टरिक एसिड, और 2 CO2 बाहर निकलती है, टार्टरिक एसिड। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल ध्यान रखिएगा। क्या लिखिए, लिखिए रिएक्शन सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल। जो हमने एलिफेटिक एल्कोहल में रिएक्शन पढ़े हैं बिल्कुल उनके जैसे। जैसे पहला रिएक्शन विद सोडियम मेटल, आपको मालूम ही, जैसे मिथनॉल ले लो, इसका रिएक्शन सोडियम पे करा दो, ऐसे ही आप फिनॉल ले लो। तो देखिए आपने सुना है अगर H नॉन मेटल से जुड़ जाए, इस H को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन अटैच विद नॉन मेटल इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। अगर मेटल के सामने कभी एसिडिक हाइड्रोजन आ जाए तो ये इसको रिप्लेस कर देता है, और H का बाहर निकलना सब बच्चे जानते हैं, एसिडिक करेक्टर कहलाता है। तो अगर पेपर में कभी कह दे कि भाई फिनॉल एसिडिक है या ये एसिडिक है, तो इसका मेटल पे रिएक्शन करा दो, H रिप्लेस हो जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन Na से। तो H का बाहर निकलना क्या बताता है, एसिडिक करेक्टर। तो ये 2 रिएक्शन है जो इनके एसिडिक करेक्टर को बताती हैं। तो देख रहे हो आप, जो एलिफेटिक एल्कोहल में वही एरोमेटिक में। दूसरा है ईथर फॉर्मेशन। इसमें क्या है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे एलिफेटिक में था। ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन आपने एल्किल हैलाइड पे करवा दिया, HCl बाहर निकल गया, सब्सटीट्यूशन CH3 ने अटैक कर दी, तो ये बन गया ईथर, और इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन, इसको एनीसोल भी कहते हैं, या इसको मिथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं, कई सारे नाम हैं इसके। लिख लिए। अब तीसरा हम पढ़ते हैं ईस्टर फॉर्मेशन। अभी ईथर पढ़ा था, ईस्टर पढ़ रहे हैं। तो ईस्टर फॉर्मेशन में क्या करना है आपको, ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन आपने एसिटिल क्लोराइड पे करना है, एसिटिल क्लोराइड, या आपने एसिटिक एनहाइड्राइड पे रिएक्शन करा दिया, या आपने इसका रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड पे करवा दिया। सिमेट्री ये ढंग से देखिए, एक सीख जाओगे सब सीख जाओगे। क्या होता है, HCl लेके निकलती है,
समझ में आ रहा है। और CH3CO अटैक करके समझ में आ रहा है आपके, लिख लिए। ऐसे ही इसके अंदर देख लीजिए, यहां से इसको ब्रेक कर दीजिए, ये वाला H इधर लगा दीजिए और ये वाला ग्रुप उसकी जगह लग जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो सेम चीज बन जाएगी। समझ में आ रहा है। ये वाला H यहां से ब्रेक कर दो, ये वाला H तो यहां लग गया, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया और एसिटाइल ग्रुप उसकी जगह लग गया, इसको एसिटाइलेशन भी कहते हैं। अगर आपने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, बिल्कुल सिमेट्री से रिएक्शन करा दिया, तो ये फिनाइल एसीटेट बन जाएगा। इसको बोलते हैं, रिएक्शन को यहां लिख देता हूं, फिनॉल का रिएक्शन इस पर करवाया, इसका नाम है स्कॉटेन SCHOTTEN बाउमेन रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो हुआ बिल्कुल वही है, HCl निकल गया, है ना। इसको ब्रेक कर दो, बस H ये दे देता है और एसिटाइल दे देता है। ऐसे ही इसमें HCl लेके अलग हो जाएगा और ये वाला ग्रुप वहां अटैक कर देगा। लेकिन इस स्पेशल रिएक्शन को स्कॉटेन बाउमेन बोलते हैं, इस वाले को, इनको नहीं बोलती। ये तो एसिटाइलेशन हो रहा है, एसिटाइलेशन, या इसको एसाइलेशन भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि H दे दो और एसिटाइल ग्रुप ले लो, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय एसिटाइल ग्रुप, इसका मतलब होता है एसाइलेशन। हो गया क्लियर? चलिए लिख लें इसे। लिख लो आसानी से, वो स्क्रीन का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अभी देखिए इसके अंदर ये जो आपने कराया है, एक रिएक्शन और भी हो सकता है, वो ये है, ये आपने इसका एसिटाइलेशन करवाया, तो क्या हो गया साहब, ये H लेके भाग गया और एसिटाइल ग्रुप ने अटैक कर दिया। इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसको कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या होता है इसके अंदर, ये जो आपने बनाया है, अगर इसको आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ले लें, तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहां से ऑर्थो या पैरा पोजीशन से H तो यहां लग जाता है और एसिटाइल ग्रुप इधर आ जाता है। तो इसका नाम तो हमें मालूम ही, बगल बगल को क्या कहते हैं, ऑर्थो। कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी, ऑर्थो, चाहे ओ लिख लो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और ये होता है बेंजीन के संग एसीटोफिनॉल। ये हो जाएगा आमने सामने पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भाई इसके बाद फ्राइज रीअरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक, चलो
अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं छोटे छोटे रिएक्शन है। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद PCl5 बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है जैसे आपने एलिफेटिक एल्कोहल में पढ़ा। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, छोटे छोटे रिएक्शन। देखो जैसे एलिफेटिक में पढ़ा था बिल्कुल वही है, कन्वर्जन में बहुत काम आता है। आपको मालूम है ये एल्कोहल है, एसिडिक होती है। फिनॉल ये अमोनिया लोन पेयर की वजह से बेसिक होती है। यहां पर एक आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले तो OH लेके भाग जाएगा। अब आप सोचें अगर OH ले गया तो यहां क्या बचा है, NH2, वो लग जाता है। समझ गए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एनिलीन बन गया। तो फिनॉल से एनिलीन बनानी हो कन्वर्जन में भी तो एक लाइन में बना सकते हैं आप। ऐसे ही फिनॉल का रिएक्शन PCl5 पे करवाया आपने। PCl5 का रोल मालूम है ऑर्गेनिक में क्या है, OH हटाओ Cl लगाओ। एलिफेटिक में भी ऐसे ही लिखते थे और बाई प्रोडक्ट ये निकल जाते। तो अगर पेपर में आ जाए फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाओ तो आप आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल वही एलिफेटिक वाली रिएक्शन। जिंक डस्ट में क्या होता है, अगर आपने इसका रिएक्शन जिंक डस्ट पे करवा दिया तो ZNO बाहर निकल जाए और बेंजीन बन जाए। तो ये तीन रिएक्शन है तो बहुत छोटे, लेकिन कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिनॉल से बेंजीन बनाना हो, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना हो, फिनॉल से एनिलीन बनाना हो, तुरंत बना सकते हैं। लेकिन अब देखिए आप टेस्ट। टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो जितने भी आपको टेस्ट लिखवाए गए सबको एक जगह समेट दिया है। पहला, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। क्या होता था यार, वाइट PPT ऑफ किसका था, ट्राइब्रोमोफिनॉल इज ऑब्टेन्ड। रिएक्शन मैंने आपको बताई दिया है ना, कि अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन पे करवा दिया तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ये बन जाएगा ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसी का वाइट PPT होता है। दूसरा टेस्ट आपको याद हो, आपको बताया है कि विद न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ FeCl फिनॉल क्या करता है, फिनॉल गिव वॉयलेट कलर या पर्पल कलर। ध्यान आ गया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि FeCl3 के संग फिनॉल ये कलर देता है। रिएक्शन आपको लिखवाई दिया है ना, बार बार लिखवाना सही नहीं है। तीसरा आपको पढ़ाया गया है लिवर में नाइट्रोसो रिएक्शन, है ना, कलर चेंज होते हैं बार बार, पहले रेड हो जाता है फिर ब्लू हो जाता है। और चौथा है कपलिंग रिएक्शन। इसमें बेंजीन डाइजोनियम के संग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के संग क्या बनाता था, ध्यान होगा, फिनॉल। ये देता था ऑरेंज PP। तो ये 4 टेस्ट हैं, पेपर में आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं।
देखिए, आज हम जो प्रॉपर्टियां पढ़ रहे हैं अभी आपको मैंने सिखाई हैं, जिसमें नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है। अब हम बताने जा रहे हैं सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय सल्फोनिक ग्रुप। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही मतलब होता है सल्फोनेशन। जैसे ये आपने फिनॉल ले लिया और इसका सल्फोनेशन करा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। टेम्परेचर बहुत कम लिया 25। तो आपको मालूम ही है फिनॉल होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, HOH लेके चला जाएगा और जो SO3H ग्रुप बचा है सल्फोनिक ग्रुप वो अटैक कर देगा। तो इसमें जो ऑर्थो आइसोमर होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बगल बगल वाले को क्या कहते हैं, ऑर्थो। तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कहलाता है सल्फोनेशन। H हटा, हर कोने में CH होता है तो HOH लेके निकल गया एज ए वाटर। तो यहां बचा क्या, SO3H, वो उसने अटैक कर दिया। समझ में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहला था सल्फोनेशन। नेक्स्ट आता है, लिख लो, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के अंदर अगर आपको याद हो क्या होता है, नाइट्रोजन रिटेन्ड रहती है, बाहर नहीं निकलती। तो जैसे ये आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले ली और हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन करवा दें। ध्यान रखना फिनॉल होता है एसिडिक, तो मीडियम आपको बेसिक लेना है, उल्टा मीडियम लिया जाता है। यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और कुछ नहीं करना, बस इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो आप। तो ये जो बनता है इसको क्या कहते हैं, आमने सामने वाले ग्रुप को बोलते हैं पैरा। और कौन सा ग्रुप है, ये OH। तो पैरा हाइड्रोक्सी, ये ग्रुप कहलाता है एजो, डाई बनाने के काम आता है। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। डाई मतलब रंगने के काम आता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फिनॉल पे करा दिया। फिनॉल एसिडिक था तो मीडियम बेसिक ले लिया। कपलिंग रिएक्शन में नाइट्रोजन बाहर नहीं निकलता है, रिटेन्ड बना रहता है। तो HCl निकल गया, नाइट्रोजन बना रहा है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। ये अगर आपको ध्यान हो तो ये अमाइन में भी था। अगर आप फिनॉल की जगह एनिलीन ले लो, अमाइन क्या होती है, बेसिक, तो आपको मीडियम एसिडिक लेना पड़ेगा। सिमेट्री से याद करो, है ना। अमाइन बेसिक होती है लोन पेयर की वजह से एन के ऊपर, तो मीडियम आपको उल्टा लेना पड़ता है। ये बेसिक है तो एसिडिक मीडियम, तो सेम रिएक्शन है बिल्कुल। तो सिमेट्री से याद करोगे तो रिएक्शन जल्दी याद होगी। अब हाइड्रोक्सी की जगह क्या आ गया है, अमीनो। तो यहां लिख लो पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये येलो कलर की डाई होती है, कलर आपको याद रखना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। हो गया क्लियर। तो सल्फोनेशन पढ़ लिया, कपलिंग पढ़ ली। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है,
कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें दो तीन रिएक्शन है। पहला रिएक्शन ये है कि आपने फिनॉल लिया, इसके दो मॉलिक्यूल ले ली और इसका रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड पे करवा दें। देखिए अब देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। फिनॉल के दो मॉलिक्यूल लीजिएगा और इसका रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड पे करवा दो। आपने सुना होगा कि ये बगल बगल में दो एसिड होती हैं, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। इसमें से वाटर निकाल दो। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर रिलीज कर दो, तो जो बचता है उसको थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो उसको आप ऐसे लिख लो, ये जो है ये थैलिक एनहाइड्राइड है। तो दो मॉलिक्यूल फिनॉल के और एक थैलिक एनहाइड्राइड। ये ध्यान रख लेना, पी साइलेंट है, इसे पथैलिक नहीं बोलती है, थैलिक बोलती है ना। थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन इस पे करा है। आपको मालूम है हर कॉर्नर में क्या होता है, CH H बाहर निकालना। इसका रिएक्शन आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 पे करवा दो, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर आप लिख के नहीं याद करोगे स्टाइल से तो नहीं कर पाओगे इस रिएक्शन, तो वाटर निकल जाएगा। तो सोचिए यहां से इसको अटैच कर दो कार्बन से, आपके पास जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो ये हो। ऐसे देखिए, यहां से वाटर निकाल दोगे, इसको बॉन्ड से अटैच कर दो, तो यही दिखाई देगी। इसका नाम होता है फिनोफ्थलीन। पिंक कलर का होता है, आपने पढ़ा है। तो फिनोफ्थलीन कैसे बनता है कोई पूछे, दो मॉलिक्यूल फिनॉल के, एक थैलिक एनहाइड्राइड का, इसकी प्रेजेंस में वाटर रिलीज हो जाएगा ये वाला, इसको अटैच कर दो, ये बन जाएगा फिनोफ्थलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। इसी की श्रेणी में कंडेंसेशन मतलब जुड़ जाना, और दो रिएक्शन आते हैं, उन्हें भी देख लीजिए। एक तो है आपने फिनॉल लिया, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। आपने इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड पे करवा दिया। तो इसके दो केस हैं, आपको बता दें, है ना। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अगर आपने केवल एक्वस NaOH लिया, एक्वस NaOH, और इसमें संग में अमोनिया भी ले लिया, अगर ये दोनों ले लिया आपने, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल, तो बनता है बेकेलाइट। इसको आप पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ये कई बार पूछा गया है कि ये कौन सा पॉलीमर है, कंडेंसेशन। और अगर आपने अमोनिया ली और नहीं लेकर केवल एक्वस NaOH ले लिया, मान लो, लिख लिए, तो इसमें अमोनिया नहीं ली गई, लेकिन ये रिएक्शन 6 दिन तक चलता रहा। ये तो केवल हीट करने पे ही काम चल जाता है, 80 से 90।
ये 6 दिन तक चलता रहा। आपको मालूम है फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर इसको ऐसे लिख लूं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये CH2O जो है वो यहां H के संग क्या हो जाएगा, अटैच। तो ये बन जाएगा ऑर्थो पे, ऐसे ही पैरा पे लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसे कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल। ये इसका नाम। ऐसे ये क्या होगा, आमने सामने है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। तो ये रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है कि फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीलाइट फॉर्मल्डिहाइड, लिख लीजिए। तो ये थे कंडेंसेशन रिएक्शन जो आपने पढ़ ली। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म हो गया हमारा। अब आप देखिएगा, आपको जो पहले मैंने पढ़ाया है रीमर टाइमर, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसकी मैकेनिज्म भी बता चुके हैं। या आप ले लो कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शनों में आपने देखा था, याद हो, जो फिनॉल था इसका आपने रिएक्शन करवाया, एक तो क्लोरोफॉर्म पर होता, एक CCl4 पर होता। CCl4 में 4 Cl है तो 4 KOH ले लो। कोल्बे श्मिट में क्या था, याद होगा, फिनॉल ले लो या फिनॉक्साइड ले लो, CO2 का रिएक्शन हुआ हीट कर। तो मैं तो केवल पुरानी चीज आपको याद रखवा रहा हूं कि ये क्या बन गया। ये CO यहां अटैक कर देता Na के संग, फिर इसका एसिडिफिकेशन हो जाता है या HCl पे रिएक्शन हो जाता है तो NaCl निकल जाएगा। तो ये बनता है सैलिसिलिक एसिड, और वही इसके अंदर होता था, याद रख लो, 4 KCl निकल जाते हैं और यही बन जाता था सैलिसिलिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं, सैलिसिलिक एसिड। बैलेंस करते रहिए। तो दोनों रिएक्शनों में देखो, रीमर टाइमिंग भी, इसमें भी, दोनों के अंदर प्रोडक्ट सेम बन रहा है। इसमें क्लोरोफॉर्म वाला भी होता है, उसमें सैलिसल्डिहाइड बनता है, लेकिन CCl4 वाले में सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का यूज क्या है वो देखेंगे हम। लिख लिखो, यूज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसका यूज ये है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं इसके। पहला तो ये है, ये सैलिसिलिक एसिड, ऐसे 3 लिख दिए। अगर आपने इसका रिएक्शन फिनॉल पे करवा दिया है ना, इसकी प्रेजेंस में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड करा दिया, अब तुम्हें मालूम है एल्कोहल से एल्कोहल तो रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन एल्कोहल एसिड से रिएक्शन करेगा। आपको मैंने बताया ईस्टर फॉर्मेशन में, तो इसका OH निकल जाता है और इसका H, वाटर बाहर निकल जाता है और ये जुड़ जाएगा। इसका नाम है फिनाइल सैलिसिलेट। इसको सालॉल कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है, सालॉल किसे कहते हैं, फिनाइल सैलिसिलेट।
फिनॉल का रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड पे, OH H लेके बाद रिलीज हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसके संग, ये बन जाएगा फिनाइल सैलिसिलिक। अगर आपने फिनॉल की जगह मिथनॉल ले लिया होता, होना सेम रिएक्शन है, ये भी एल्कोहल है, ये एसिड है, OH H यहां से H और यहां से OH, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बनता है, अब वहां पर फिनाइल था तो फिनाइल सैलिसिलेट, यहां मिथाइल है तो इसको मिथाइल सैलिसिलेट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये कई दफा पूछा गया है। जैसे आप जो आयोडेक्स होती है वो यही होती है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मिथाइल सैलिसिलेट यही ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहलाता है। लिख लीजिए। तीसरा रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो आपने क्या कहा, इसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड पे करवा दिया या एसिटिक एनहाइड्राइड पे करवा दिया, है ना। अब क्या होता है, ये एल्कोहल है, ये इससे एसिड डेरिवेटिव है, इससे रिएक्शन कर जाता है। भाई एसिड एसिड डेरिवेटिव से तो रिएक्शन करेगा नहीं, सेम करेक्टर है, तो यहां से H Cl लेके निकल जाता है और ये चीज अटैक कर देगी। तो यहीं पे लिख देता हूं, इसका नाम है एसीटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। इसको एस्पिरिन बोलते हैं, पेन किलर होती है, कई बार पूछा गया एस्पिरिन, लिख लो पेन किलर है, मतलब ये एनाल्जेसिक होती है, ये कई बार पूछा गया। एस्पिरिन क्या होता है, एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड। कैसे बना है आप देख लीजिए, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका रिएक्शन हुआ तो यहां से HCl लेके निकल गया, बची हुई चीज लगा दो बस वहां पर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, बहुत रिएक्शन बता दूं। सालॉल, मिथाइल सैलिसिलेट जिसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं, और तीसरा एस्पिरिन। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, कैमरे में पूरा दिखाई दे आपको। अब इसके आगे देखेंगे हम, लिखिए लिवर में नाइट्रोसो रिएक्शन। ये जो है फिनॉल का टेस्ट है, ध्यान रखें। इसमें क्या करते हैं, केवल आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि ये फिनॉल है, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 में डालिए, सम में लीजिए NaNO2, वाटर एक्सेस में लीजिए, मतलब इसको डाइल्यूट कर लीजिए बहुत ज्यादा। तो कलर याद रखनी है बस, रेड कलर है। और अगर इसको NaOH के संग ले लूं, ठीक है, तो NaOH के संग जब जैसे ही लोगे तो ये ब्लू कलर है, ये है लिवर में नाइट्रोसो रिएक्शन। बस ये आपको याद रखना, लिख लिए। ये ध्यान रखना बस, इसमें एक्सेस ऑफ वाटर है, इसमें एक्सेस ऑफ NaOH। तो ये भी एक टेस्ट हो गया। तीन टेस्ट ऑलरेडी बता चुके हैं हम आपको, अभी एक जगह लिखवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, देखिए हाइड्रोजीनेशन। ये फिनॉल है, इसका आपने हाइड्रोजीनेशन करवा दिया एक्सेस में, कैटेलिस्ट निकल ले लिया, हीट कर दिया। तो देखिए
एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, बॉन्ड हटता जाएगा, दो वैलेंसी फ्री होती जाएगी। एडिशन रिएक्शन तो आप जानते ही, यहां से एक बॉन्ड हटा, दो वैलेंसी फ्री हो गई, फिर यहां से एक बॉन्ड हटा, दो वैलेंसी फ्री, फिर यहां से बॉन्ड हटेगा एक तो दो, सब पे एच लगा दीजिए, 6 एच हैं आपके पास। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर से सारे डबल बॉन्ड हट गए, इसका नाम है साइक्लो, साइक्लिक रिंग है, 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए, लिख लीजिए। लिख लिए, चलो अब इसके आगे देखते हैं। आज हम आपको रीमर टाइमन रिएक्शन पढ़ाएंगे, जिसपे बहुत क्वेश्चन बोर्ड में, नीट में और जेई में पूछे गए हैं। क्या होता है रीमर टाइमन रिएक्शन? फिनॉल चैप्टर जो है उसके अंतर्गत ये आता है ना। रिएक्शन कैसा है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आज तक बने, ये सब हम देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे ढंग से देखिएगा। हेडिंग लिख लीजिएगा रीमर टाइमन रिएक्शन, और चैप्टर का नाम है फिनॉल। देखिए, सबसे पहले तो हम रिएक्शन समझें, मैकेनिज्म इसके बाद देखेंगे। तो ये हमारे पास फिनॉल है, इसका रिएक्शन हमने करवाया क्लोरोफॉर्म पे प्लस NaOH, या KOH पे भी करा सकते हो ना, एक्वस। तो क्या होगा, इसके अंदर जितने Cl लिए उतने Na ले लीजिएगा। तो ये आपके पास यहां ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लग जाता है, तीनों Na तीनों Cl ले जाते हैं, प्लस वाटर। तो ये जो बनता है ये सैलिसल्डिहाइड होता है। तो ये तो मेन रिएक्शन है, पर ये हुआ कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो हम समझेंगे। तो पहले इसे लिख लीजिएगा। लिख ली। अब अगर हम इसको NCERT के हिसाब से देखें तो यही रिएक्शन इन्होंने ऐसे दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि जो फिनॉल है हमारे पास, उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH पे करवा दिया। क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, है ना, इस पे रिएक्शन करा दिया। यहां 3 NaOH लिए थे, यहां एक ही ले रखा है। तो क्या हो जाएगा इसके संग? इसके संग आप देखोगे यहां से OH लेके चला जाएगा, ये NCERT के हिसाब से। OH लेके हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां जब H निकलेगा तो क्या रह जाएगा, O, और Na ये बचेगा, वाटर निकल गया। और इस पोजीशन से, ऑर्थो पोजीशन से, क्योंकि आपको मालूम है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन से HCl लेके चला गया। मतलब कुल चीज जो निकली है वो निकला वाटर और HCl। यहां से HCl लेके चला गया तो बचा क्या, यहां CHCl2। ये मैकेनिज्म नहीं, यही रिएक्शन NCERT में ऐसे करके दे रखा है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। अब देखो यहां पर आपने 3 NaOH लिए, इसने अभी एक लिया है, अब 2 NaOH ले लो।
तुम्हें मालूम है एक्वस NaOH का रोल क्या होता है ऑर्गेनिक में? जितने Cl हैं उतने NaCl बाहर निकाल दो। तो बताइए, CH के संग 2 Cl थे, उन दोनों की जगह रिप्लेस होके 2 OH आ जाएंगे। अब 2 OH आप जानते हो ये बगल बगल में है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, ये अनस्टेबल फॉर्म होती है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये वाटर बाहर निकाल देता है। ध्यान आ रहा है आपको? लिख लो। अब ये बन गया। अब देखो ये अनस्टेबल है, वाटर निकल गया। तो ये हमारे पास ये बन गया। वाटर निकलने के बाद क्या बन गया, यहां CH। इसका एसिडिफिकेशन हो जाता है, एसिड पे रिएक्शन। तो क्या होगा, एसिडिफिकेशन मतलब आपने किसी भी एसिड का रिएक्शन करा दिया तो NaCl बाहर हो जाएगा और OH लग जाएगा। मतलब यही रिएक्शन जो आपको दिखा रहे हैं ये बन गया सैलिसल्डिहाइड। ये जो बना था ना, ये बन गया। तो इसी डायरेक्ट लिखने की बजाय NCERT में इस प्रकार से लिखा हुआ है। देख लो, फिर देख लो एक बार। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक NaOH पे हुआ और डायरेक्ट लोगे 3 पे करा दो। तो क्या हुआ, यहां से H और यहां का OH, वाटर निकल गया। और यहां ऑर्थो से H Cl लेके चला गया तो बचेगा क्या, CHCl2, वो उसकी जगह लगा दो। फिर उसके बाद 3 में से आपने एक यूज करा है, 2 NaOH अभी भी बचे, है ना? तो ध्यान होगा 2 NaCl निकलेगा और उसकी जगह 2 H लग जाएंगे ऐसे। ये अनस्टेबल होता है क्योंकि बगल बगल में OH है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये अनस्टेबल है तो तुरंत वाटर लूज कर देता है, ये बन गया। इसका एसिड पे रिएक्शन करा दो, NaCl निकल जाएगा, H लग जाएगा। तो NCERT में ऐसे दे रखा है। अब हेडिंग डालो, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो समझाते हैं हम। लेकिन देखिए, अब इसकी मैकेनिज्म आप समझेंगे तो इसको रब कर देते हैं। तो मैकेनिज्म का तरीका ये है कि जो फिनॉल है ये सबसे पहले ब्रेक करता है। अब ब्रेक करेगा तो आप सोचिए फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा क्योंकि फिनॉल एसिडिक होती है, H आयन लूज कर देगा। ये है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म है जो अभी आपने लिया था वो रिएक्शन करता है एल्कली से, NaOH से। तो NaOH को आप OH माइनस भी लिख सकते हैं, इससे रिएक्शन कर जाता है। चाहो तो क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख लो आप। अब आपको मालूम है Cl क्या शो करते हैं, -I इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इधर खींचेंगे तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये इसके संग अलग हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास C के संग 3 Cl3 और वाटर। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब C का साइज होता है स्मॉल, ये कभी भी नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, इसका मतलब ये अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो क्या कर देता है, देखिए आपको मालूम है Cl कोई भी ले लो, Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है C से, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज चाहता है मैं ले लूं, तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो आसानी से ले लेगा। लेकिन कार्बन का साइज छोटा होता है, वो कभी नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा,
है ना। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब वो अनस्टेबल, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को अपने पास एक्वायर कर लेगा। तो इसी स्टेप में कहो तो लिख दूं, तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्रा, सॉरी कार्बीन बन जाएगी और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। ये कार्बीन है। कार्बीन क्या होता है यहां लिख लें, कार्बीन का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन एटम एंड 1 लोन पेयर ऑन कार्बन एटम। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए उसे कार्बीन कहते हैं। देखो जैसे ये CCl2 है मान लो, है ना, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करा, एक इधर करा, तो 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर हो गए, तो इसको कार्बीन कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। कार्बीन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो पा रहे, 2 2 2 6 ही रह गए, तो ये एक न्यूट्रल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखोगे ये पहला स्टेप था, ये दूसरा, क्लोरोफॉर्म ने NaOH से रिएक्शन करा और ये बन गया ये इंटरमीडिएट है। कार्बीन जो है इंटरमीडिएट है, ये पूछा गया है कई बार पेपर, लिख लीजिए। अब ये जो कार्बीन बन गई है ना, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होती है। अब देखिए थर्ड स्टेप में ये जो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बना है, सॉरी ये तो केवल फिनॉक्साइड ही, सोडियम तो ही नहीं इसमें, ये फिनॉक्साइड जो है फिनॉल से बनता है, ये इस कार्बीन से रिएक्शन कर जाता है, ये कार्बीन से रिएक्शन कर जाएगा। तो जरा इस रिएक्शन को समझें। देखिए ये O माइनस है, O माइनस प्लस M इफेक्ट शो करता है, GOC में पढ़ा है आपने। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, ये इधर आ जाएगा। तो बताइए जब ये इधर आ जाएगा, जरा इसको दूसरी तरीके से लिख लें, और तो क्या होगा तुम्हारे पास बताइए, जब ये यहां आएगा यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, है ना, ये इधर चला जाएगा। तो तुम्हें मालूम है हर कोने में H तो है, तो जब ये इधर जाएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप इसका रिएक्शन किस पे करवा देंगे, कार्बीन। तो आपको मालूम है ये जो है तुम्हारे पास, ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है नेगेटिव चार्ज, तो ये चाहेगा भाई मैं यहां अटैक कर दूं। अटैक तुम्हें मालूम है इसके अंदर जब कॉन्जुगेशन होगा तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा, अगले स्टेप में ये इधर आएगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पे भी आ सकता है, नेगेटिव पैरा पे भी आ सकता है। लेकिन चीज ऑर्थो पे जो क्वांटिटी बनेगी वो मेजर होगी, पैरा पे माइनर होगी। ऐसा क्यों है अभी देख लेना, इसी के अंदर दिखा देंगे आपको। तो जब ये यहां आएगा तो सोचिए क्या होगा, यहां पर जैसे ये यहां आएगा, ये न्यूट्रल था ध्यान रखना, है ना, न्यूट्रल है, तो क्या होगा, ये जो है तुम्हारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो है नहीं जो पॉजिटिव नेगेटिव नलीफाई हो जाए। अब देखिए, अब यहां पर इस रिंग को देखिए, क्या इसके अंदर एरोमेटिसिटी है, नहीं, पहले एरोमेटिसिटी थी, ऑल्टरनेटली डबल सिंगल था, अब नहीं। तो इसकी एरोमेटिसिटी को रीजनरेट करने के लिए क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां शिफ्ट हो जाता है, और जब ये यहां शिफ्ट होगा ये द्वारा से वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के संग आपको मालूम है 5 बॉन्ड हो जाएंगे अगर ये इधर आ गया था, तो ये बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन ये द्वारा से यहां आ जाएगा, और यहां पर जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इधर लगा हुआ H वो हट चुका है,
तो वो हो जाएगा H माइनस। समझ में आ रही है बात? ये एज इट है। ये H माइनस जो बाहर निकला है ये क्या चाहेगा? बगल में उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये H जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके संग अटैच हो जाए। समझ में आई मेरी बात? फिर बता दूंगी एक बात। देखिए, जब ये O माइनस का मतलब होता है प्लस एन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो मालूम ही है रेजोनेंस के अंदर ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर से ये यहां आएगा, यहां हो जाएगा डबल, और यहां से बॉन्ड इधर आएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बीन अटैक करेगी, तो कार्बीन क्या, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, ये वहां अटैक करना चाहेगी जहां नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहां अटैच हो जाएगी और वो नेगेटिव चार्ज कार्बन एक्वायर कर देगा। ठीक है, लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो चुकी है, इसके अंदर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नहीं है, पहले था, देखो डबल गायब हो चुका है। तो उसे स्टेबिलिटी को लाने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है H के संग ये इधर आ जाता है दोबारा से। कार्बन हर कोने पे इस पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जबकि होते 4, तो ये दोबारा से बॉन्ड एक्वायर कर लेगा। ये बन गया, लिख लीजिए, फिर ऊपर लिखती हूं। देखिए, अब इसको यहां समझ लीजिए। अब ये जो तुम्हारे पास बन चुका है, यहां लिखता हूं, ये तुम्हारे पास जो कंपाउंड बन चुका है CH ClCl और यहां पर O माइनस। अब देखो, एक मुद्दा उठा था, उसे समझ लो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये है इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन, तो ये कहां अटैक कर सकता है? यहां भी, और ये यहां भी अटैक कर सकता है उस पर O माइनस चार्ज, लेकिन O माइनस पे अटैक नहीं करता है, ये इस पे अटैक करता है C माइनस। क्यों? क्योंकि C माइनस बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है O माइनस से। इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O माइनस। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो कार्बीन है ये C माइनस पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना? क्योंकि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना ही नहीं चाहता, ये अनस्टेबल हो जाएगा। छोटा सा एटम है, नेगेटिव चार्ज और देखो, ये तो भागने लगेगा इधर उधर, है ना? इसलिए ये अटैक करना चाहेगा C माइनस पे, O माइनस पे अटैक नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ये बन गया कंपाउंड तुम्हारे पास। अब इसके बाद क्या करो, आप 2 NaOH जो है उसका रिएक्शन करा दो। टोटल 3 NaOH लिए थे, अभी तो आपने रिएक्शन केवल 2 OH का कराया, तो ये दोनों NaCl के संग बाहर निकल जाएंगे। क्या बन जाएगा सोचिए? यहां पर इस CH के संग दोनों Cl Na के संग निकल गए और दोनों OH एक्वायर कर लिए इसने। और ये अभी अभी हमने आपको बताया था, ये फॉर्म अनस्टेबल होती है, इसमें वाटर निकल जाएगा। तो ये आपके पास कंपाउंड जो बनेगा वो ये बन जाएगा। इसके बाद आपको मालूम है इसका एसिडिफिकेशन करा दो, क्योंकि पहले स्टेप में आपको ध्यान होगा ये जो फिनॉल थी, है ना, इसने क्या बनाया था शुरू में? फिनॉक्साइडाइन, क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है फिनॉल से। तो ये जो एचाइन यूज करा था वो एचाइन इससे रिएक्शन कर जाता है, तो एचाइन कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव। कहां अटैक करेगा? नेगेटिव। तो ये आपके पास बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। तो ये इसकी मैकेनिज्म। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कार्बीन ने यही क्यों रिएक्शन करा, यहां क्यों नहीं कर दिया नेगेटिव पे? तो वो मैंने कारण बता दिया कि C माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है। अब सवाल ये था कि इसने ऑर्थो पे क्यों रिएक्शन करा, क्योंकि आपको मालूम है भाई फिनॉल जो होता है वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो चीज यहां भी तो लग सकती है, नेगेटिव चार्ज यहां क्यों नहीं अटैक कर दिया? तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले आप मैकेनिज्म समझ लो।
अब पूरी मैकेनिज्म क्लियर हो गई, आपको लिख लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है इसके अंदर कि ये रिएक्शन है, आपको साफ दिखाई दे रहा है ये रीमर टाइमिंग है ना। तो पूछ ये रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग इंटर, इनमें दे रखे इनमें इंटरमीडिएट्स बताओ कौन है जो बीच में बना है। तो आपको मालूम है जब हम यहां से यहां पहुंचते हैं, अभी बताया था उसमें ये नहीं था बस, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि चीज अटैक कहां करती है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो आपको मालूम है बीच वाले स्टेप में ये बना था, ध्यान है CHCl2, जब कार्बीन ने रिएक्शन करा था CCl3 तो बना नहीं था, 2 Cl बने थे जिस पर एक्वस NaOH के 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा था। यहां 1 Cl है, यहां 2 Cl है, यहां 3 है, तो 2 वाला आंसर सही है। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज हुआ था, कार्बीन, कार्बीन ये लिखा है CCl2, ये तो इलेक्ट्रोफाइल था, इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा पूछ रहा है इस रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करा है, तो बताइए किसका रिएक्शन होता है इसके ऊपर, क्लोरोफॉर्म और NaOH का, तो ये आपका आंसर सही हो गया, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। तो बहुत आसान सवाल है, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, आपको बता दें जेई के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। तो ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जो रीमर टाइमिंग रिएक्शन होता है उसमें अटैक जो करता है कार्बीन, वो ऑर्थो पे क्यों करता है, पैरा पे क्यों नहीं करता है। तो उसका सॉल्यूशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास फिनॉल लिखा है ना, या फिनॉक्साइड ले लो आप, एक ही बात है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो अब आपने क्या करा साहब, इसका रिएक्शन करवा दिया कार्बीन या क्लोरोफॉर्म और NaOH। मैकेनिज्म में बता रहा हूं कि इसने यहां क्यों अटैक करा, जबकि आपको मालूम है जब ये यहां आएगा और ये यहां आएगा है ना, अगले स्टेप में क्या होता है आपको मालूम है, यहां नेगेटिव आ जाएगा, पहले यहां नेगेटिव आता है क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहां क्यों अटैक कर रहा है, यहां क्यों नहीं कर रहा है, ऑर्थो पे करता है पैरा पे क्यों नहीं, ये है क्वेश्चन। तो इसे समझने के लिए एक तो ये समझो आप कि देखो यहां पर O के ऊपर माइनस है और रेजोनेंस से आप देखोगे यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव, और हमने अभी आपको बताया था कार्बन जो है बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, इससे मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करना पसंद करेगा इसके, क्योंकि O पे माइनस होता है बहुत ज्यादा पहले से ही स्टेबल है ना, तो ये चाहेगा मेरे पास तो नेगेटिव रहे, मैं स्टेबल रहूं, पर ये नहीं चाहेगा कि मेरे पास नेगेटिव रहे, है ना। तो अब आप इन दोनों को देखिएगा, इसमें पहली बात तो ये समझ लो जो O माइनस होता है ये प्लस M इफेक्ट शो करता है और प्लस I इफेक्ट शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो आप देखोगे ये अटैक कहां करना चाहेगा, इस पोजीशन पे। अच्छा अगर मान लो इसकी बजाय इसे ले लो, तो आपको मालूम ही है जो ये होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये कहां कहां अप्लाई करता है बताएं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जबकि जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के संग क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी वैल्यू कम होती जाती है, बल्कि वो इफेक्ट नेग्लिजिबल होता जाता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसका इफेक्ट डिस्टेंस के संग कम होता जाता है। तो बताइए यहां फिनॉल ग्रुप है, उसके बगल में ये और ये उससे दूर है, तो यहां आई इफेक्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल। यहां आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा, है ना। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा बगल में प्लस आई, और यहां ये इससे दूर है तो आई इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और एम इफेक्ट जो होता है ये ऑर्थो पैरा पे काम करता है, और किसी भी पोजीशन पे देख लो एम इफेक्ट हर जगह सेम रहता है, ये लिख लो एंड एम इफेक्ट रिमेन सेम
इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन ये हर जगह सेम रहता है, लेकिन आई इफेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से कम होता जाता है। तो इसका इफेक्ट जो आई इफेक्ट होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ बहुत कम होगी, इसलिए ये यहाँ अटैक कर देता है। समझ में आ गया रीजन आप? इसीलिए ये ऑर्थो पे अटैक करता है। अभी बनाया था ना आपने, ध्यान होगा, इंटरमीडिएट इस टाइप से, ये इस टाइप की चीज शो करेगा। क्लियर हो गया? तो ये इसका रीजन था कि इसने यहां क्यों अटैक करा, यहां क्यों नहीं। इन दोनों से आप समझा सकते हैं। लिख लें। अब देखिए आप टेस्ट। टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो जितने भी आपको टेस्ट लिखवाए गए सबको एक जगह समेट दिया है। पहला, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। क्या होता था याद है? वाइट पीपीटी ऑफ किसका था? ट्राइब्रोमोफिनॉल इज ऑब्टेन्ड। रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन पे करवा दिया तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ये बन जाएगा ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसी का वाइट पीपीटी होता है। दूसरा टेस्ट आपको याद हो, आपको बताया है कि विद न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ FeCl, फिनॉल क्या करता है? फिनॉल गिव वॉयलेट कलर या पर्पल कलर। ध्यान आ गया? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि FeCl3 के संग फिनॉल ये कलर देता है। रिएक्शन आपको लिखवाई दिया है ना, बार बार लिखवाना सही नहीं है। तीसरा आपको पढ़ाया गया है लिवर में नाइट्रोसो रिएक्शन, है ना, कलर चेंज होते हैं बार बार, पहले रेड हो जाता है फिर ब्लू हो जाता है। और चौथा है कपलिंग रिएक्शन। इसमें बेंजीन डाइजोनियम के संग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के संग क्या बनाता था? ध्यान होगा, फिनॉल। ये देता था ऑरेंज पीपी। तो ये 4 टेस्ट हैं, पेपर में आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं।